हेलो दोस्तों। आज की कहानी है बड़े भाई साहब, जिसमें लेखक प्रेमचंद्र जी अपने बड़े भाई साहब के बारे में बताते हैं। कहते हैं, मेरे बड़े भाई साहब मुझसे 5 साल बड़े हैं, लेकिन सिर्फ 3 दर्जे आगे। उन्होंने भी उसी उम्र में पढ़ना शुरू किया था जब मैंने किया था, लेकिन तालीम के महत्व को बताते हुए वे नहीं चाहते कि कोई भी काम में जल्दबाजी हो। वे किसी भी काम को बहुत अच्छे से करना चाहते हैं। मेरी और उनकी उम्र में सिर्फ 5 साल का फ़र्क था। मैं 9 साल का था और भाई साहब 14 साल के, लेकिन मेरी निगरानी करने का जन्मसिद्ध अधिकार समझते थे और मेरी शालीनता इसी में थी कि उनके हुक्म को कानून समझूं। वे स्वभाव से बड़े अध्ययनशील थे, हरदम किताब खोले बैठे रहते थे और कभी दिमाग को आराम देने के लिए किताब कॉपी की हाशियों पर कुत्तों, बिल्ली और चिड़ियों की तस्वीर बनाया करते थे। लेखक बताते हैं कि मेरा मन पढ़ने में बिल्कुल नहीं लगता था। 1 घंटा भी किताब खोलकर बैठ नहीं पाता था। कभी मौका मिलता तो हॉस्टल से बाहर निकल जाता, पतंगबाजी करता और तितलियां उड़ाता था। लेकिन कमरे में आते ही भाई साहब का रौद्र रूप देखकर मेरे प्राण सूख जाते थे। ये सारी बातें प्रेमचंद्र जी अपने कहानी में बताते हैं। प्रेमचंद्र जी कहते हैं कि जब बड़े भाई साहब उनको इतना मस्ती करते देखते थे तो कहते थे, मैं तो एक एक दर्जे में 2-3 साल पढ़ा रहता हूँ, फिर तुम कैसे आशा रखते हो कि यूं ही खेल कूद कर वक्त गंवाकर पास हो जाओगे। मुझे तो 2 ही 3 साल लगे हैं, तो उम्र भर इसी दर्जे में पड़े सड़ते रहोगे। लेखक कहते हैं कि मैं बड़े भाई साहब के लताड़ से आंसू बहाने लगता था और तुरंत ही टाइम टेबल बनाना शुरू कर देता था, लेकिन टाइम टेबल को पूरा नहीं कर पाता था और फिर मौका मिलते ही खेलने के लिए निकल जाता था। सालाना इम्तिहान हुआ, भाई साहब फेल हो गए और मैं पास हो गया और दर्जे में प्रथम भी आया। लेखक और उनके बड़े भाई के बीच अब केवल 2 साल का, मतलब 2 क्लास का अंतर रह गया था। लेखक के मन में आया कि बड़े भाई को आड़े हाथे ले लूं, कि कहाँ गई उनकी तपस्या। मैं तो मज़े से खेलता भी रहा और दर्जे में अव्वल भी हूँ, लेकिन बड़े भाई साहब के दुखी रहने के कारण वे बड़े भाई साहब के घाव पर नमक छिड़कने का विचार त्याग दिए। एक बार भोर का सारा समय गुल्ली डंडे को भेंट कर लेखक घर पर लौटे। उसी समय उनका सामना बड़े भाई साहब से हो गया। भाई साहब बहुत गुस्से में थे और उन्होंने लेखक को बहुत खरी खोटी सुनाई और कहा कि रावण का हाल तो तुम जानते हो। रावण का घमंड नहीं रहा तो तुम्हारा क्या रहेगा। एक बार तुम परीक्षा में पास क्या हो गए, इतना इतरा रहे हो। मेरे फेल होने पर ना जाओ, मेरे दर्जे में आओगे तो दांतों पसीना आएगा। जब अलजबरा, ज्योमेट्री के लोहे के चने चबाने पड़ेंगे और इंग्लिस्तान का इतिहास पढ़ना पड़ेगा, बादशाहों के नाम याद रखना पड़ेगा, तब तुम्हें समझ आएगा। भाई साहब ने इतना सारा उपदेश दिया कि उस दिन भोजन मुझे निस्वाद लगा। ऐसा लग रहा था कि जब पास होने पर ये हाल है तो फेल होने पर शायद प्राण ही ले लिए जाएं। फिर सालाना इम्तिहान हुआ और फिर संयोग बस मैं पास हो गया और भाई साहब फेल हो गए। मैंने बहुत मेहनत ना की और न जाने कैसे दर्जे में अव्वल आ गया। मुझे खुद अचरज हुआ। भाई साहब ने प्राणांतक परिश्रम किया, कोर्स का एक एक शब्द चाट गए थे। 10 बजे रात तक इधर और 4 बजे भोर तक उधर, 6 से 9:30 बजे तक स्कूल जाने से पहले, मगर बेचारे फेल हो गए। मुझे उन पर दया आती थी। नतीजा सुनाया गया, भाई साहब रो पड़े और मैं भी रोने लगा। मुझे अपने पास होने की खुशी आधी हो गई। मैं भी फेल हो गया होता तो भाई साहब को इतना दुख ना होता, लेकिन विधि की बात कौन टाले। लेखक बताते हैं, मेरे और मेरे भाई साहब के बीच अब केवल 1 दर्जे का अंतर रह गया था। मेरे मन में एक कुटिल भावना आई कि कहीं भाई साहब अब 1 साल और फेल हो गए तो उनके बराबर मैं हो जाऊं। फिर वो मेरी किस आधार पर फजीहत करेंगे। अब की बार भाई साहब कुछ नरम पड़ गए थे। कई बार मुझे डांटने का अवसर पाकर भी उन्होंने धीरज से काम लिया। एक दिन संध्या के समय मैं हॉस्टल से बाहर निकलकर पतंग उड़ाने के लिए चला गया। आंखें आसमान की ओर थी और मैं बहुत तेज भागे दौड़े जा रहा था, मानो उस पतंग के साथ ही आसमान में उड़ रहे हों। सहसा मेरी
भाई साहब से मुठभेड़ हो गई। वो शायद बाजार से लौट रहे थे। उन्होंने वहीं मेरा हाथ पकड़ लिया और उग्र भाव में बोले, तुम्हें इसका कुछ लिहाज है कि नहीं? अब तुम नीची जमात में नहीं रहे, मतलब नीची क्लास में नहीं रहे। तुम 8वीं क्लास में आ गए हो और मुझसे केवल 1 दर्जे नीचे हो। आखिर आदमी को अपनी पोजीशन का कुछ ख्याल रखना चाहिए कि नहीं? एक ज़माना था जब लोग 8वीं दर्जा पास करके नायब तहसीलदार हो जाया करते थे। मैंने तो कितने लोगों को देखा है जो 8वीं पास करके डिप्टी मजिस्ट्रेट या सुपरिटेंडेंट हैं। हमारी अम्मा ने कोई दर्जा पास नहीं किया और दादा ने भी शायद 5वीं जमात से आगे नहीं गए होंगे। हम दोनों चाहे सारी दुनिया की विद्या पढ़ लें, अम्मा और दादा को हमें समझाने और सुधारने का अधिकार हमेशा रहेगा। इसलिए नहीं कि वे हमारे माता पिता हैं, बल्कि इसलिए कि दुनिया का सबसे ज़्यादा तजुर्बा उनके पास है। लेखक के बड़े भाई साहब ने कहा, यह बात दिल से निकाल दो कि तुम मेरे समीप आ गए हो तो अब स्वतंत्र हो। मेरे देखते तुम बेराह नहीं चल पाओगे। मैं जानता हूँ तुम्हें मेरी बातें जहर लग रही हैं। लेखक कहते हैं, भाई साहब की इस युक्ति से मैं नतमस्तक हो गया। मुझे आज सचमुच अपने लघुता का अनुभव हुआ और सचमुच भाई साहब के प्रति मेरे मन में श्रद्धा उत्पन्न हुई। मैंने सजल आंखों से कहा, हरगिज़ नहीं, आप जो कुछ फरमा रहे हैं वह बिल्कुल सच है और आपको मुझे डांटने का पूरा अधिकार है। भाई साहब ने मुझे गले लगा लिया और कहने लगे, मेरा भी जी ललचाता है, लेकिन क्या करूं? खुद बेराह चलूं तो तुम्हारी रक्षा कैसे करूं? यह कर्तव्य भी तो मेरे सिर पर है। संजोग से उसी वक्त एक कटा पतंग हमारे सिर के ऊपर से गुजरा। भाई साहब लंबे थे, उछलकर उसकी डोर पकड़ ली और बेतहाशा हॉस्टल की तरफ दौड़ चले। मैं भी उनके पीछे पीछे दौड़ रहा था। ये कहानी कैसी लगी ज़रूर से बताइए और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद।